हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए। ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी जिसमें हम इसमें काफ़ी ऐसे टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो आगे चल के हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपके सामने चार्ट बनाता हूँ, क्योंकि रियल नंबर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। तो मैं आपके सामने नंबर सिस्टम का एक चार्ट बना रहा हूँ, तो आप सही से उसको देखिएगा कि मैंने किसको कैसे कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो मैंने नंबर्स को सबसे पहले दो हिस्सों में बांटा है, जिसमें आपका पहला रहेगा रियल नंबर, सेकंड रहेगा आपका इमेजिनरी नंबर। इसके बाद रियल नंबर को आगे फर्दर डिवाइड किया है रेशनल नंबर, और साथ ही इसका दूसरा पार्ट और होगा इर्रेशनल नंबर। इसके आगे हमने रेशनल नंबर को डिवाइड किया है इंटीजर्स, और इंटीजर्स को आगे डिवाइड किया है होल नंबर। इसके बाद मैंने होल नंबर को आगे फर्दर डिवाइड किया है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को आगे फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, जिसमें हमारा पहला पार्ट होगा प्राइम नंबर और दूसरा पार्ट होगा कंपोजिट नंबर। आज मैं आपको इन सभी टर्म्स के बारे में बताऊंगा एक एक करके बहुत ही डिटेल में, और साथ ही इससे रिलेटेड दो तीन टर्म ऐसे हैं जो हमें अलग से पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है नंबर सिस्टम का ये हम क्लास 9th के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, और इसी क्लास 9th के पहले चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो आगे चल के जब डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं तो काफी हेल्पफुल होता है हमारे क्लास 10th के पहले चैप्टर के लिए। और इसी में हम दो तीन टर्म एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जैसे हम आपको बता दें, इसमें को प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे जो आगे चल के हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद एलसीएम का कॉन्सेप्ट, इसके बाद एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये चार चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो बेसिकली हमारे क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन लिख के दे रखा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट विद 1। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं अगर वो स्टार्ट होते हैं 1 से तो उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, और ये ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं इनमें हम कभी भी डेसिमल्स या पॉइंट वाले नंबर को काउंट नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लें 1 2 3, और ये आगे बढ़ता जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, और मैंने इसमें सेकंड टर्म जो लिखा है कि इट हैज नो डेसिमल पॉइंट्स, मतलब कि अगर आप कोई ये बोले कि अगर मैं 1.5 को काउंट करना चाहूं नेचुरल नंबर्स में तो मैं इनको किसको काउंट नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा डेसिमल नंबर है। जैसे मैंने बोला 2.7, ये भी एक डेसिमल नंबर है, तो इन नंबर्स को मैं काउंट नहीं करूंगा। ये नंबर्स हमारे कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो सीधी सी सिंपल भाषा में हमें ये समझना है कि जितने भी हमारे पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन होता है, ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं n से।
ये मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो पहला जो चैप्टर है आपका सेट्स, उसमें आपको ये टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। अगर आप ये टर्म्स याद नहीं रखेंगे तो आगे चल के आपका 11th में जो चैप्टर फर्स्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इनके शॉर्ट एब्रीवेशंस भी याद करने पड़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है होल नंबर, तो होल नंबर की भी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब ऐसे वो सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स जिनको हम जीरो के साथ इंक्लूड कर दें वो हमारे होल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले मैंने काउंटिंग नंबर्स लिखे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जीरो के साथ इंक्लूड करना है। यानी कि अगर मैं जीरो को और इंक्लूड कर दूं तो ये जो मेरा सेट बन के आया है, ये सेट हमारा पूरा क्या हो गया, एक होल नंबर का सेट हो गया। और इस होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। यहां पे मैंने आपके सामने लिखा है एन द सबसेट ऑफ W। अब आप इसको C मत समझना, ये C नहीं है, ये C नहीं है, ये सबसेट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, सबसेट का सिंबल है। और ये सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है, हम लोग जल्दी में जब लिखते हैं तो इसको C लिख देते हैं, लेकिन ये C नहीं है, ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने लिखा है कि n इज द सबसेट ऑफ W, इट मीन्स all the elements of the natural numbers are presented in the elements of the whole number। यानी कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट हमारा होल नंबर का सेट हो सकता है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं all natural numbers are whole number, हम ये भी बोल सकते हैं। तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमने ले रखा है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फेज ऑफ नंबर विथ जीरो। यानी कि जब भी हम नेचुरल नंबर के पॉजिटिव फेज को लेंगे और उसके साथ हम नेगेटिव फेज को लेंगे और साथ में हम जीरो को भी इंक्लूड करेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। या इसकी दूसरी लैंग्वेज में हम इसको क्या बोल सकते हैं, all positive natural number and the negative numbers are integers। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये देखूं कि मुझे पॉजिटिव नंबर साथ नेगेटिव नंबर्स क्यों लेना पड़ा, क्या कारण था इसका। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए एक लड़का है A और एक लड़का है B। इस A लड़के ने B लड़के को 100 रुपए दिए और रिटर्न में B लड़के ने क्या किया, इस A लड़के को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज दिए। तो आप मुझे ये बताइए कि जब इसने इसको 100 रुपए दिए थे तो इसको वापस कितने करने थे, इसको 50 रुपए वापस करने थे। तो A के पास तो होने चाहिए थे कितने, 100 रुपए, लेकिन उसको मिले कितने, सिर्फ और 50। यानी कि अभी भी वो -50 के लॉस में है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अभी भी वो -50 लॉस में है। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि उसके पास अभी भी 50 रुपए कम है जो उसको B से लेने हैं वापस। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव फेज होते हैं नेचुरल नंबर्स के इंक्लूडिंग विद द जीरो, इन तीनों ही चीजों को हम लोग मिला के इंटीजर्स बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। तो इससे हमें ये समझ में आया कि देयर आर 3 इंटीजर्स। हाउ मेनी इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स। हमारे पास कितने इंटीजर्स हो गए, 3 इंटीजर्स हो गए। हालांकि आपने सुना होगा कि बुक्स में हमको 2 इंटीजर्स दिए जाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि जीरो को हम लोग पॉजिटिव में इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन मेरी समस्या है कि आपको इंटीजर्स 3 ही बताने चाहिए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और साथ में जीरो। अच्छा, इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ये तो डिनोट करने का तरीका था इंटीजर्स को, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि आप -2 जो इंटीजर, आप इसको कैसे डिनोट करोगे, तो आप इसको z माइनस से डिनोट करोगे। अगर आप +2 को डिनोट करना चाहोगे तो कैसे डिनोट करोगे, आप z प्लस से डिनोट करोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स जो है, जब मैंने आपको इसका कैटेगराइज करके बताया था तो आपने देखा था कि नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी प्राइम नंबर हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। इट मींस दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। उसमें कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, इकलौती एक यही डेफिनेशन है जिसपे आपको हमेशा कायम होकर रहना है। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन सिर्फ और सिंपल ऐसी है कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, और वो 2 फैक्टर हमारे ये होने चाहिए, या तो हमारा 1 होना चाहिए या तो वो नंबर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को लिया है, तो मैं सबसे पहले 1 से स्टार्ट करूंगा। आप 1 के फैक्टर करके देखो, तो 1 का आप फैक्टर करोगे तो सिर्फ 1 का फैक्टर 1 होगा, क्योंकि ये 1 इसको 1 से डिवाइड कर रहा है, और ये खुद में और फैक्टर होगा। लेकिन यहां हम काउंट 1 को कितने बार कर रहे हैं? 2 बार। क्या हम 2 बार काउंट कर सकते हैं किसी फैक्टर को? नहीं कर सकते ना, इसलिए 1 का फैक्टर 1 ही होता है। अब आपने देखा कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 1 ही आएगा, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अब आप आइए आगे 2। आप 2 को देखेंगे तो 2 के 2 फैक्टर हो जाएंगे। एक तो 1 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये खुद में, तो ये हमारा जो 2 है ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। उसके बाद आ जाइए 3 में हम जैसे ही आगे फैक्टर करेंगे तो एक तो फैक्टर हो गया आपका 1, एक फैक्टर हो गया 3। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके 2 फैक्टर हो गए, तो ये भी क्या हो गया? हमारा प्राइम नंबर। इसके बाद अगर मैं 4 को लूं तो 4 के हम फैक्टर देखेंगे तो 4 का फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 से डिवाइड है। ये नंबर 2 से भी डिवाइड है और ये नंबर 4 से भी डिवाइड है, इसलिए 4 हमारा फैक्टर नहीं, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3, 1, 2, 3। तो आई थिंक आपको इन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स हम किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो फर्स्ट, एक तो 1, और वो नंबर खुद में। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं हमेशा। जैसे पहला फैक्ट आपका ये है, 2 आपका इवन प्राइम नंबर है। इसके साथ ही सेकंड फैक्ट आपको ये भी रखना है, याद रखना है, 2 आपका फर्स्ट प्राइम नंबर है। या इसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। इसके साथ हमें दूसरा फैक्ट याद रखना है, 3, ये आपका फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि 2 आपका, इसको हम और थोड़ा क्लैरिफाई करें, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, यानी कि 2 आपका इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो पहला भी प्राइम नंबर है, साथ में ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर है। आप देखेंगे कोई भी आप प्राइम नंबर की पूरी लिस्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ 2 के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता हो, कभी नहीं आता है। साथ में हमें कुछ चीजें और याद रखनी है, जैसे काउंटिंग में 1 to 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, एंड 1 to 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये हमें फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, एमसीक्यूज में हमसे इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है। और साथ में जो मैं ये फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ये फैक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर के बाद जो हमने आगे का कॉन्सेप्ट लिया था, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर भी हमारा किसका पार्ट है? कंपोजिट नंबर भी हमारा किसका पार्ट है? ये हमारा नेचुरल नंबर का पार्ट है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? दीज आर द नेचुरल नंबर, यानी कि ये भी एक नेचुरल नंबर्स हैं हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशंस में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। प्राइम नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते थे, और कंपोजिट नंबर में हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, मतलब आपका मोर देन 2 होना चाहिए, यानी फैक्टर्स
मोर देन 2। अगर आपके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक यही डेफिनेशन है। जैसे स्टार्टिंग से अगर हमने आप यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ हमारे 1 का एक ही फैक्टर था, 2 के 2 फैक्टर थे, 3 के भी 2 फैक्टर थे और 4 के 3 फैक्टर थे। यानी कि इन एग्जाम्पल से मुझे ये समझ में आया कि जब मैंने 4 के फैक्टर किए तो 4 के फैक्टर क्या निकल गया है, 1 2 4, यानी कि 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 5 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। 6 हमारा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, इसको काउंट करेंगे। 7 हमारा प्राइम नंबर होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे करके हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें भी कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं हमें। जैसे सबसे पहले की पॉइंट हमें याद रखना है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही साथ दूसरा हम लोग फैक्ट याद रखना है कि 1 इज ओनली द नंबर, 1 इज ओनली द नंबर, 1 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज ओनली द नंबर दैट cannot be a prime number and composite number। यानी कि ये फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 आपका इकलौता ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया अगर हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को मिला दें तो वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो 1 से लेके इंफिनिटी तक हमारी काउंटिंग नंबर्स थी, काउंटिंग डिजिट्स थी, उन सभी में हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होने चाहिए थे। लेकिन ये इकलौता 1 ऐसा है, ये ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर एक तरीके से हमारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर जो है वो रेशनल का ही पार्ट है। तो नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि जो नंबर्स हमारे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएं या जो नंबर्स हमारे p अपॉन q के फॉर्म में लिखे हों, और जहां पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उनको हम रेशनल बोलेंगे। और जो ऐसे फॉर्मेट में हम डिनोट ना कर सकें उन्हें हम इरेशनल बोलेंगे। आइए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कैसे। जैसे इसमें लिखा है p अपॉन q, p अपॉन q एक फ्रैक्शन फॉर्मेट है, साथ ही एक रेशियो का लिखने का तरीका है, और इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है p और q इंटीजर्स होने चाहिए। यानी कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी p और q हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन साथ में देखिए आगे चल के इसमें क्या लिखा है, q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि q के लिए कंडीशन क्या होगी कि ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि p और q में p हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और q हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ये 0 नहीं हो सकता है। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि कैसे इसको कंडीशंस में बांधा गया है। उसका भी कारण है। जैसे हम आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल, एक बिल्कुल एक्सेप्शनल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि p हमारा कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो। जैसे मान के चलो मैंने एक पॉजिटिव 2 वैल्यू ले ली, ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब मैंने डिनोमिनेटर में पॉजिटिव या नेगेटिव की कोई भी एक वैल्यू ना लेके 0 को ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि नॉट इक्वल टू। अगर हम सोचे कि अगर हम 0 रखें तो क्या होगा, तो आपको पता है कि हम किसी भी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम लोग
बेसिकली डिनोट करने के लिए लिखते हैं, लेकिन इसका रियल आंसर होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी एक ऐसी वैल्यू आएगी जो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमने आपसे अभी बोला था कि पी अपॉन क्यू यानी फ्रैक्शन वैल्यू जो होंगी वो इसके एग्जांपल्स होंगे। तो देखो मैंने एग्जांपल्स कुछ लिखे हैं, 2/3, 6/7, 22/7। अच्छा 22/7 जो है ये एक पाई की वैल्यू है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीजें और देखेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल्स में लिखा है कि 0, 1, -1, 2 एंड -2। तो आपने देखा होगा कि ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे नंबर इंटीजर्स हैं। इट मीन्स हम सारे इंटीजर्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि आप चाहो तो इनके नीचे 1 लगा सकते हो। जब आप इनके नीचे 1 लगा सकते हो तो आप देखो कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आ गए सारे के सारे, ठीक है। अब रेशनल नंबर के भी 2 टाइप्स होते हैं, पहला टाइप होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग का सीधा सीधा मतलब होता है रोक देना, ठीक है, या अपनी सेवा समाप्ति कर देना। जैसे कोई व्यक्ति अगर वो किसी कार्य को कर रहा है और वो वहां से टर्मिनेट कर दिया जाए तो इसका मतलब हो गया उसको वहां से हटा दिया गया है, हटा देना, ठीक है। तो मैथमेटिकल भाषा में हम इसको सिर्फ ये समझेंगे कि कोई भी ऐसे फ्रैक्शन वैल्यूज जिनको जब हम डिवाइड करेंगे डेसिमल्स में लेके आएंगे, तो डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद जब डिजिट्स आएंगी तो डिजिट्स अगर रुक जाती हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। साथ ही कोई भी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करेंगे डेसिमल्स में लेके आएंगे और डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आएंगी, जो डिजिट्स आएंगी, अगर वो रुक नहीं रही हैं, इनफाइनाइट नंबर तक जा रही हैं, तो इनका मतलब क्या हो गया, वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि मतलब वो रुक नहीं रही हैं तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेट होगी। और साथ में वो रिपीट भी करेंगी। जैसे आप देखिए मैंने 1/3 को डिवाइड किया तो इसका आंसर है 0.33 और ये मैंने डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब ये कहीं पे रुक नहीं रहा है, ये सेम नंबर को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके हम आंसर में क्या लिखेंगे, 0.3 बार। अब ये बार डिनोट करता है रिपीटेशन नंबर को, किसको, रिपीटेशन नंबर, यानी कि ये उसी के ऊपर लगता है जो नंबर बार बार रिपीट होता है। जैसे मान चलो मैं 2/3 को सॉल्व करूं, जैसे हम लोग बच्चे जब लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग जैसे सॉल्व करते थे हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने डिवाइड किया तो मैंने पॉइंट रखा, ये 0 बढ़ाया तो 3 6 18, फिर कितना आया 2, पॉइंट रखा हुआ है तो मैंने फिर डेसिमल बढ़ाया तो 3 6 18, तो फिर आया 2, फिर मैंने 6 रखा, यहाँ पे 0 बढ़ाया और यहाँ 18 रखा, फिर आया 2। आप देख रहे हो कि बार बार यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है और मैं फिर से इस पॉइंट का यूज करके इसमें 0 पुट कर रहा हूँ और फिर मैं 6 टाइम्स पढ़ रहा हूँ तो 18 आ रहा है। इसका मतलब ये रुक नहीं रहा है, यानी कि 2/3 को जब मैंने सॉल्व किया तो 0.666 डॉट डॉट ये आता चला जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि बार उस नंबर पे लगता है जो बार बार डिजिट रिपीट होती है, यानी 0.6 बार, तो यानी 2/3 की वैल्यू क्या हो गई, 0.6 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन किस कैटेगरी का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम डेसिमल बोले तो ज्यादा बेटर है क्योंकि हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ गया इरेशनल। अच्छा हमें यह भी याद रखना है कि हम लोग रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है ये आप लोग क्लास 11th में ज्यादा सुनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने वैसे सुना होगा क्लास 9th में, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए इंटरसेक्शन सी, ये सब आप सुनेंगे ज्यादातर क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ आप सिर्फ इतना जानिए कि हम इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, जैसे कि हमने पहले ही बता रखी है कि जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम इरेशनल बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखा कि यहाँ पे √2 है, √3 है, √5 है, यानी कि जितने भी अंडर रूट वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी वैल्यूज हमें इरेशनल नंबर प्रोवाइड कराती हैं। और साथ ही अगर जब उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आते हैं। यानी कि मान के चलो जैसे मैंने लिखा √2 का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.414, लेकिन ये इसके आगे भी होता है और
इसके आगे जो भी डिजिट्स होती हैं वो रिपीट नहीं करती, जो भी डिजिट्स होती, मान चलो एक्स 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 मैं लिख रहा हूं, तो ये मैंने एक्स एक्स लिख दिया, यानी कि ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग, मतलब इनमें ना ही कोई पैटर्न बनता है, ना ही ये रिपीट होती है, इसलिए इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो बेसिक एग्जाम्पल है पाई का, इसको हम जरा समझ लेते हैं। पाई का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7 और पाई का ही एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.1415 डॉट डॉट कुछ इस तरीके से होता है। ये जो 3.1415 आया ये इसको ही डिवाइड करने से आया है। तो कंफ्यूजन कहाँ होती है कि जब आपसे ऑप्शन में आपको पाई भी दे दिया जाए, 22/7 भी दे दिया जाए, 3.14 भी दे दिया जाए, अगर आपको ये तीनों ही ऑप्शन में दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा रेशनल है कौन सा रेशनल है, तो आप हमेशा याद रखना कि आप इसको रेशनल बोलेंगे, इसको रेशनल बोलेंगे, लेकिन आप इसको रेशनल नहीं बोलेंगे, ये आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। क्योंकि 22/7 देखिए आपका एक रेशियो फॉर्मेट में लिखा है, एक फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। और 3.14 को अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा एक तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी हमारा रेशनल हो जाएगा। लेकिन पाई ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम हमेशा इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो अभी मैंने आपको जो चार्ट बनाया था, इस चार्ट में आपने देखा होगा कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर को आगे कैटेगराइज किया है रेशनल और इरेशनल, यानी कि रेशनल को जो मैंने डिनोट किया था क्यू से और जो मैंने इसको डिनोट किया था क्यू कॉम्प्लीमेंट से, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये दोनों हमारा कॉम्बिनेशन किसका बनाएंगे मिलके, रियल नंबर्स को। यानी कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एक कोई परफेक्ट वैल्यू होता है। जैसे मैंने आपसे बोला एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने बोला 2। अब 2 क्या है? अपने आप में मुझे पता है कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु गिनती में 2 होगी, ठीक है। और मैंने अगर आपसे बोला 1/2, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप में आधा होगा, यानी कि अगर हम एक को 2 भागों में बांट दें तो 2 हिस्से हो जाएंगे उसके। यानी इससे हमें ये बात पता चली कि रियल नंबर्स में हम नॉर्मली नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं, और जब फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0.5 आया, यानी कि हम लोग डेसिमल को भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि रियल नंबर्स में किसको किसको इंक्लूड करेंगे, नॉर्मल नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे, डेसिमल नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, रियल नंबर्स। और हमने अभी आपको एक वैल्यू बताई थी चार्ट में कि अगर मैं रेशनल को क्यू लिखूं और इरेशनल को क्यू डैश लिखूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 4th में डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर ये टर्म आया है तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे नंबर्स, द नंबर्स दैट डज नॉट एग्जिट इन रियल, यानी ऐसे नंबर जो रियलिटी में एग्जिट ही नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले रखा है √4। अब आप √4 को जब सॉल्व करोगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू आएगी +-2, यानी कि इसकी वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, क्योंकि अगर √4 को मैं इक्वल टू में x लिखूं तो 4 = x² हो जाएगा। यानी कि x की जगह पे मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिसका स्क्वायर करने पे 4 आना चाहिए, तो वो +2 भी हो सकता है, वो -2 भी हो सकता है। मैं अगर +2 का स्क्वायर करूं तो भी 4 आएगा और मैं -2 का स्क्वायर करूं तो भी 4 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक हमारा रियल नंबर है, इसका एक वैल्यू एग्जिट कर रहा है हमारे इसमें। लेकिन अगर मैं इसी में माइनस लगा दूं, यानी अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर लिखी उसको मैं अगर मैं माइनस लगा देता हूं तो आप उसका आंसर नहीं बता सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल किया है। इसको मैंने अंडर रूट लिखा और मैंने 4 को डिवाइड कर दिया 2 × 2 इंटू माइनस को मैंने -1 कर दिया है।
अब ये जो 2 और 2 है ये स्क्वायर रूट है, तो 2 का पेयर बाहर आएगा तो 2 बाहर आ गया, इनटू में अंडर रूट -1। तो ये जो -1 है, ये -1 आपका क्या हो जाएगा, आयोटा। इस आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1। ये देखिए मैंने पहले ही लिख रखी थी कि -1 इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। तो फिलहाल तो आपको इसमें इतना ही पढ़ना है, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए इमेजिनरी नंबर्स को, ठीक है। सबसे पहला टर्म्स है आपका को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो आप लोग काफी लोग हो सकता है कंफ्यूजन में भी रहते हो, लेकिन आज वो मैं कंफ्यूजन दूर किए दे रहा हूं। कभी भी को प्राइम नंबर नहीं होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि को प्राइम नंबर नहीं होता, यानी कि कोई भी सिंगल नंबर को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। हमें को प्राइम बनाने के लिए हमेशा एक पेयर चाहिए होता है नंबर्स का, यानी कि एक सेट ऑफ पेयर चाहिए होता है। वो 2 नंबर का भी पेयर हो सकता है, 3 नंबर का भी पेयर हो सकता है, यानी 2 और मोर देन 2 नंबर्स होने चाहिए, तभी वो आपके क्या बनेंगे, को प्राइम नंबर्स बनेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन इसका क्या है, इट इज अ पेयर ऑफ नंबर। इसीलिए देखिए इसकी डेफिनेशन में भी लिखा जाता है, इट इज अ पेयर ऑफ नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि ऐसे कोई 2 या 3 नंबर्स का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया 3 और 4। अगर मैं 3 का फैक्टर करूं तो 3 का फैक्टर एक तो आएगा 1 और एक आएगा 3। अगर मैं 4 का फैक्टर करूं, 4 का फैक्टर आएगा 1 2 4। अब आप देखिए इन दोनों ही फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 है। ना ही 3 यहां से को किसी नंबर से मैच कर रहा है, ना ही 2 यहां किसी नंबर से मैच कर रहा है, ना ही 4 यहां किसी नंबर से मैच कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि 1, जो दोनों जगह पे कॉमन है। तभी तो बोला है ना, इट इज अ पेयर ऑफ नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल पे ले रखा था 3 एंड 4। अब इसमें भी कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसको हम याद करते हैं। सबसे पहला तो ये फैक्ट है जो मैंने अभी आपको बताया कि को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर में होते हैं, कभी भी सिंगल नहीं होता है, सबसे पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। इससे आपने क्या समझा कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उनका पेयर देखा जाए तो वो भी हमेशा को प्राइम होते हैं। आप कोई भी ले लो, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया 2 एंड 3। अब आप देखो फैक्टर करो 1 और 2, 1 और 3, देखो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 1। तो इससे हमें ये चीज पता चली कि प्राइम नंबर्स और ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। तीसरा फैक्ट हमेशा याद रखें, कंपोजिट नंबर और ऑल्सो को प्राइम। कंपोजिट नंबर भी ऐसे होते हैं जो को प्राइम होते हैं, बस हमें उनके एग्जाम्पल्स को ढूंढने की जरूरत होती है। जैसे मैं आप एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 8, एक मैंने ले लिया 15। अब आप 8 को देखो 1 2 4 8, 15 को देखो 1 3 5। देखिए इसके फैक्टर है 4, 1 2 3 4। 15 के फैक्टर है 3, 1 2 3, सॉरी 4 इसके भी हैं, सॉरी 1 3 5 15। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1, यानी कि ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। यानी कि ये 3 फैक्ट हमें हमेशा याद रखने कि को प्राइम नंबर्स कभी भी सिंगल नहीं होता है, हमेशा इट्स अ पेयर ऑफ नंबर। सेकंड वन इज प्राइम नंबर और ऑलवेज अ को प्राइम नंबर, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा को प्राइम होंगे, ऑलवेज। ये कंडीशनल नहीं है, ये नेचुरल है बिल्कुल। उसके बाद कंपोजिट नंबर और ऑल्सो को प्राइम। कंपोजिट नंबर भी कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है एलसीएम। एलसीएम का जो फुल नेम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कोई भी ऐसे 2 नंबर्स का हम पेयर लें, 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का, 4 नंबर्स का, जिसमें
जो उनका सबसे कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम एलसीएम बोलते हैं। जैसे हम एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मैंने जैसे एग्जांपल में ले लिया, सपोज दैट मैंने ले लिया 8 और 40, मैंने ये दो नंबर का पेयर ले लिया। अब मुझे बोला गया मैं इसका एलसीएम निकालूं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे जैसे हम लोग बच्चों की तरह क्लास 7th 8th में करते थे। तो मैंने कैसे किया, मैंने 8 लिखा, मैंने 40 लिखा, और मैंने इस तरीके से लिखा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम क्या हो गया, हम लोग पहले इसी तरीके से तो निकालते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मैंने एलसीएम जब निकाला तो कितना आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, यानी कि हमारा एलसीएम आया 40। ठीक है, अब 40 आने के बाद ये 40 क्या है, अब मैं बता दूं ये 40 क्या है। ये 40 ही वो सबसे पहला, यानी कि ये लीस्ट लिखा है सबसे छोटा, वो मल्टीपल है। कौन सा, कॉमन मल्टीपल। कौन सा कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये जो मल्टीपल है ये 8 के भी टेबल में आएगा, ये 40 की भी टेबल में आएगा। कैसे आएगा, अगर हम 8 5 जा पढ़ें तो 40 आता है, अगर हम 41 जा पढ़ें तो 40 आता है। ठीक है, यानी कि ये 40 पहला लिस्ट लिखा है ना, यानी सबसे छोटा और पहला मल्टीपल है, जो कि ये दोनों ही नंबर्स में आता है। जब आप इन दोनों नंबर्स के टेबल को काउंट करेंगे तो इकलौता यही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा और सबसे पहले नंबर पे आएगा मल्टीपल इसका, इसीलिए इसको हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, इसको एलसीएम बोलते हैं। अगर हमें अब क्लास 10th में इसको करना होगा तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, तो जो मैंने फैक्टर लिखे थे ना यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू इंटू 5, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 5। पावर 3 कैसे आई, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। जब मल्टीपल्स में सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 5। तो ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे हमें से कैसे करना है कि अगर मुझे इसको अलग अलग करने को बोला जाता तो मैं 8 के फैक्टर अगर करता तो मैं कैसे करता, 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं 40 के कैसे फैक्टर करता, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 और 5, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 8, 5 जा 40। अब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमें सारे काउंट करने हैं लेकिन एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना है। जैसे आप 2 को देखोगे, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ भी, यानी कि 40 में 2 कितने हैं, 3 है। तो यानी कि 3 हमें 2 लेने हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या 8 में 2 से कम है या ज्यादा है, मतलब 3 मतलब जो 2 जो डिजिट है वो ज्यादा है या कम है। तो मैंने देखा यहाँ 2 3 टाइम्स है और यहाँ 2 भी 3 टाइम्स है, यानी कि जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे। लेकिन आपने यहां देखा कि 40 में 5 1 टाइम आया, लेकिन यहां तो एक भी बार नहीं आया, लेकिन हम तब भी लेंगे इसको, तभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, जब आप इनके और एग्जांपल्स को करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद HCF। अब हम इसी को सेम इसी नंबर को इसी एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने 8 और 40 इसको मैंने ले रखा है। अब इसको हम लोग जैसे हम लोग बचपन में करते थे वैसे करेंगे। तो मैंने 40 यहाँ लिखा, यानी कि जो बड़ी संख्या होती थी उसे डिविडेंड बना देते थे और जो छोटी संख्या होती डिविजन बना देते थे। तो हमने 8 को 8 से डिवाइड किया, फिर 40 को, तो 8 5 जा 40, ये तो एक बार में चला गया। अब आपने देखा यहाँ पे इसका HCF क्या होगा, यानी कि ये जो 40 जो नंबर है ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो गया, यानी कि इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। अच्छा, अगर हमें ये पहले दिया जाता है क्लास 7th 8th में तो हम इस तरीके से करते, लेकिन हमें क्लास 10th में अगर इसको करना है और HCF का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि हमें मेरे उसमें क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में HCF और LCM के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं बहुत अच्छे से तरीके से। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, हम सबसे पहले 8 के फैक्टर करेंगे तो जो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 40 के फैक्टर हो जाएंगे
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों ही नंबर में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हम उसको लेंगे। देखो 2 एक पेयर ले लिया, 2 एक पेयर ले लिया, 2 एक पेयर ले लिया, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 5 यहां था लेकिन यहां मिसिंग था, तो मैंने इसीलिए 5 को नहीं लिया, मैंने 5 को नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन पेयर्स को लिया जो दोनों ही नंबर में मौजूद हो। तो 2 देखो 3 बार मौजूद था, ऊपर भी नीचे भी, तो मैंने लिया, तो ये क्या हो जाएगा 8, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8। अब इन दोनों मेथड को समझने के बाद अब हम समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे जब आप उनका फैक्टराइजेशन करोगे तो वो जो फैक्टराइजेशन आएगा वो प्रोडक्ट आएगा, किसका प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स का। जो ये डेफिनेशन लिख लिए इसी के लिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि ऐसा फैक्टराइजेशन जो प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करके दिया जाता हो, यानी कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके दिया जाता हो। जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है 3825। अब 3825 पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसका जैसे एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम लेके करेंगे 3825। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 7 जा 35, कैरी ऑन, कितना हो जाएगा 3, 5 6 जा 30 के बाद 2 कैरी ऑन, 5 5 जा 25, फिर 5 से लेंगे तो 5 1 जा 5, 2 हो जाएगा यानी 26 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो हम लोग 3 को लेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से लेंगे, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, और फिर 17 से लेंगे तो 17 1 जा 17, यानी कि 3825 को जब मैंने फैक्टराइजेशन किया तो आया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। अच्छा, कभी आपने क्या ऐसा कभी देखा है कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हो और फैक्टर हमारे कंपोजिट नंबर्स में लिखे हो प्रोडक्ट में, कभी आपने नहीं देखा होगा। जैसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 को मल्टीप्लाई 3 में करो जरा 15, 5 को मल्टीप्लाई 3 में करो 15 और इंटू 17। फैक्टर तो ये भी हैं और फैक्टर्स ये भी हैं, यानी फैक्टर्स ये भी हैं, फैक्टर्स ये भी हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है और ये प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट एंड प्राइम है, ठीक है। यानी कि आप देखिए ये आपके कंपोजिट है, ये आपका प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट किसका है, कंपोजिट और प्राइम का, और यहाँ पे प्रोडक्ट किसका है, प्राइम का। आप सारे नंबर देखो 5 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन सारे कंपोजिट नंबर्स को जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि जब भी उनको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इसी इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ के डिटेल में रिवाइज करके हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।